नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे मुस्लिम आरक्षण पर संसद में बवाल को, जानेंगे कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर दिया क्या बयान जो मचा है बवाल, जानेंगे क्या है आईपीएल 2025 के बीच आया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, देखेंगे कि क्यों उठ रही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल, एक नजर डालेंगे नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर हुए बुलडोजर एक्शन पर और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के बजट सेशन की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली से शिमला जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, हिमाचल के डिप्टी सीएम और डीजीपी भी थे सवार। पंजाब की जेलों में बंद 450 किसानों को आज किया जाएगा रिहा, सामान की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर जारी। राहुल गांधी के नागरिकता केस में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी अहम सुनवाई। कोटा की रिहायशी कॉलोनी में घुसा 10 फीट का मगरमच्छ, छुपा था शिकार के इंतजार में, घंटों की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। शोपियां में छापेमारी, अनंतनाग में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, जम्मू और कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिहार विधानसभा में भाकपा माले का सदन में हंगामा, बेल में पहुंचे विधायक, तो वहीं कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकली चीता ज्वाला, साथ में है उसके 4 शावक, वायरल हो रहा वीडियो। नागपुर में बुलडोजर, मुंबई में हथौड़ा एक्शन, महाराष्ट्र के 2 शहरों में देखने को मिली तत्काल कार्रवाई। सूखने लगी नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध झील, पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल का जलस्तर सबसे कम। एडिशनल कलेक्टर का बोर्ड लगाकर लोगों पर जमाते थे रौब, गुजरात के द्वारका से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद परिवार के साथ किए दर्शन। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। राज्यसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष ने कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम आरक्षण देने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया, तो वहीं नेता सदन जेपी नड्डा ने इसे संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन बता दिया। बीजेपी को जवाब देते हुए नेता विपक्ष खड़गे ने कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे संविधान तक को बदलने के लिए तैयार है। रिजिजू ने ये भी कहा कि अगर ये बयान किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो वह इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का है जो बेहद चिंताजनक है। रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर गले में डालकर घूमते हैं, लेकिन अब वे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि संविधान में बदलाव करके मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की योजना क्या है। इसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस का संविधान से कोई छेड़छाड़ करने का इरादा नहीं है। भाजपा के सीनियर नेता जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण पर बयान देते हुए कहा कि ये संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की रक्षा का ढोल पीटती है, लेकिन अब वही पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक की ओर से पारित एक विधेयक का उल्लेख किया जिसमें पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। नड्डा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे संविधान को बदलने को भी तैयार हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज को लेकर सियासी पारा गर्म है। इस बीच मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा से संपर्क किया।
सूत्रों ने बताया कि फोन पर पुलिस और कामरा के बीच शुरुआती पूछताछ हुई है। जब पुलिस ने कुणाल से पूछा कि क्या आपको अपने दिए बयान पर कोई खेद या पछतावा है, तो कुणाल ने कहा कि मैंने होशो आवाज में बयान दिया है और मुझे कोई खेद या पछतावा नहीं है। किसी के सह पर बयान देने को लेकर कुणाल ने कहा कि मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं और मैं सुपारी क्यों लूंगा, और ना ही मैंने मराठी में शो किया है, मैंने हिंदी में शो किया है, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। पुलिस ने पूछा कि आप क्या अपना बयान वापस लेना चाहते हैं या माफी मांगना चाहते हैं, तो कुणाल ने जवाब दिया कि अगर अदालत कहेगी माफी मांगने को तो मैं माफी मांगूंगा। इससे पहले मुंबई पुलिस ने कामरा के बयान के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की। एक कामरा के खिलाफ है, जबकि दूसरी एफआईआर स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज की गई है। दरअसल शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार की रात को उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी जिसमें कुणाल कामरा ने वीडियो शूट किया था। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। कॉमेडियन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अनुचित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि कामरा का उद्देश्य लोगों की नजरों में शिंदे को छोटा करना था। विपक्ष इन बातों का समर्थन कर रहा है और सोचने की बात है कि क्या कामरा विपक्ष के साथ मिले हुए हैं। अगर आप प्रचार पाने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सुपारी लेकर अपमान करते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए महिला क्रिकेटर्स की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। बीसीसीआई ने इस बार टीम इंडिया की 16 महिला खिलाड़ियों को सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है। 16 में से 3 खिलाड़ियों को ग्रेड ए में रखा है, तो वहीं ग्रेड बी में 4 खिलाड़ी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इनके अलावा 9 खिलाड़ियों को ग्रेड सी में जगह दी गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए है। बीसीसीआई ने ग्रेड ए में कप्तान हरमनप्रीत के अलावा स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को ग्रेड ए कैटेगरी में जगह दी है। वहीं बी ग्रेड में 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है। ये 4 खिलाड़ी रेणुका ठाकुर, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा है। इनके अलावा यस्तिका भाटिया, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, तीता सांधु, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकार को ग्रेड सी में रखा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रेस रिलीज करते हुए इसका ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेड ए में शामिल हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और डिप्टी शर्मा को 50-50 लाख रुपए मिलेंगे, तो वहीं रेणुका ठाकुर, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा को 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनके अलावा ग्रेड सी में शामिल सभी 9 खिलाड़ियों को साल के 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। पिछले साल भी तीनों ग्रेड के लिए यही रकम दी गई थी। बता दें कि बीसीसीआई महिला और पुरुष खिलाड़ियों को एक जैसी मैच फीस देती है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 4 कैटेगरी है, जिसमें ग्रेड ए प्लस भी और इस ग्रेड के खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं ग्रेड ए कैटेगरी में 5 करोड़ रुपए, ग्रेड बी में 3 करोड़ रुपए और ग्रेड सी में शामिल खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। जैसा कि बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हो, लेकिन प्रदेश का सियासी माहौल देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। कई लोग तो उनको रिटायर करने की बात भी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी सीएम नीतीश कुमार की सेहत और प्रदेश के वित्त विभाग की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा देते हुए राज्य में सरकार का परिवर्तन करने की मांग की और गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि आने वाले समय पर सही फैसला लिया जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिति और सीएम का बिगड़ता स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन बिहार की मौजूदा स्थिति गंभीर सवाल उठाती है। अस्वस्थ सीएम के नेतृत्व में बिहार कितना सुरक्षित है? जब वे महागठबंधन में थे तब उनका स्वास्थ्य ठीक था। पिछले साल बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश की स्वास्थ्य स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि उनके राज्य में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सीएम के साइन का मिसयूज भी किया जा सकता है।
राज्य की वित्तीय स्थिति की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विकास और शासन बिहार में ठप हो गया है और राज्य उथल पुथल से गुजर रहा है। कांग्रेस ने बिहार में सरकार बदलने की मांग करते हुए दावा किया कि 20 साल के एनडीए शासन के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति चिंता का विषय है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीते सोमवार को भड़की हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर से उनके घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। आरोप है कि फहीम ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था। पुलिस ने दावा किया कि इस दंगे को भड़काने में मुख्य आरोपी 38 वर्षीय फहीम शमीम खान का हाथ है। बता दें, शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। फहीम खान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़की थी। एफआईआर में भी उसका नाम दर्ज है। जानकारी के अनुसार फहीम खान नागपुर के संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर का रहने वाला है। वह साल 2024 के लोकसभा चुनावों में अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के टिकट पर नागपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही वह राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया था और शहर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नागपुर हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई थी। फहीम खान ने कुछ कट्टरपंथी लोगों को इकट्ठा करके एक सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने का काम किया। बता दें कि औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया था। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई थी। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी थी। इस दौरान जमकर पथराव किया गया। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। कल यानी मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी, जिनके पास वित्त विभाग भी है। 24 मार्च से शुरू होने वाला ये बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। बता दें कि बजट पर आम चर्चा 26 मार्च को होगी, जिसमें विधायक वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहलों का विश्लेषण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को बताया कि प्रस्तावित बजट पर 27 मार्च को विधानसभा में विचार विमर्श होगा और मतदान होगा। सोमवार की कार्यसूची के अनुसार सदन में दिल्ली में पानी की कमी, जल भराव, सीवरेज की रुकावट और नालियों की सफाई पर बहस होगी। सत्र में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। 25 मार्च को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। इस दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों में प्रश्नकाल का आयोजन किया जाएगा। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही हर दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बजट सत्र के दौरान दिल्ली सरकार की नीतियों और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये बजट दिल्ली की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं ला सकता है, खासकर यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में नए प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट की रूपरेखा बताई है। उन्होंने इस बजट को विकसित दिल्ली बजट करार दिया और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, प्रदूषण और जल भराव की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।